ईथीन में कोई भी बॉन्ड एंगल, नो बॉन्ड एंगल इन ईथीन इज 120 डिग्री। ये ट्रू स्टेटमेंट है। कोई भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री नहीं होता। ये जो बॉन्ड एंगल है HCC, ये 120 से ज़्यादा होता है, और HCH बॉन्ड एंगल 120 से कम होता है। कोई भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री नहीं होता। जस्ट कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज हो जाने से बॉन्ड एंगल 120 डिग्री नहीं हो जाता, या किसी एटम के sp3 हाइब्रिडाइज हो जाने से बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स नहीं हो जाता। 120 डिग्री sp कार्बन पे तब होता है जब सराउंडिंग एटम्स लाइक हों, जैसे BF3 है, सारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होंगे, बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है। बट अगर इसमें एक क्लोरीन कर दी जाए तो क्या अब भी सारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होंगे? आंसर है नो। एक भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री नहीं होगा। बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज इसमें भी है, क्योंकि क्लोरीन की साइज बड़ी है, इससे ज़्यादा स्पेस चाहिए एकोमोडेट करने के लिए। फ्लोरीन की साइज स्मॉल है, ये पास पास आ सकते हैं, तो ये बॉन्ड एंगल 120 से कम होगा और ये 120 से ज़्यादा होगा। 120 डिग्री तो तभी होगा जब ये सराउंडिंग एटम लाइक हो। आप पढ़े एनसीईआरटी में ईथीन का एक एक पॉइंट बहुत ही डिटेल्ड लिखा हुआ है। बॉन्डिंग चैप्टर में भी लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्डिंग। यही एग्जाम्पल लिए उन्होंने, ईथीन, ईथेन, इथाइन। अगर ट्रू फॉल्स करने में आपको टाइम लग रहा है, इसका मतलब है कि एनसीईआरटी को फिर से करने की ज़रूरत है। सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन सारे अनसॉल्व्ड, और 2 बार मैं 11th का टेस्ट ले चुका हूँ। जो भी आप में से ईमानदारी से पढ़ा होगा एनसीईआरटी को, उसे सब याद आ जाएगा। इसी तरह से एसीटेट आयन और फिनॉक्साइड आयन, एक क्लास में भी पढ़ाया है। एनसीईआरटी में सॉल्ट प्रॉब्लम दे रखी है, सॉल्ट दे रखी है। किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी? एसीटेट आयन की। क्यों? इक्विवेलेंट फॉर्म बनेंगे। ये एनसीईआरटी के सॉल्ट प्रॉब्लम है, आप देख लेना, मिल जाएगा आपको। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो थे, ऑलमोस्ट क्या सारे ही क्वेश्चंस जो थे ट्रू फॉल्स वाले, वो सब एनसीईआरटी से लिखे हुए थे। अब इसी को ऑब्जेक्टिव में बदल लो, फर्क क्या पड़ता है? आपको आता है तो अपने आप हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा है तो आप जितने जल्दी हो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कर लें। कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं, अगर आप ईमानदार हैं काम के लिए, सफिशिएंट टाइम है आपके पास। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जितना टाइम खड़े होकर बातों में ख़राब करते हैं, उतने टाइम में तो एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है केमिस्ट्री का, क्योंकि थ्योरेटिकल है। आप बैठ जाओ आधा घंटा में किसी भी एक चैप्टर के सारे एक्सरसाइज कर डालो, बॉन्डिंग चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर डालो, आप एक भी न्यूमेरिकल नहीं है। 30 क्वेश्चन है, 30 मिनट्स लगने हार्डली। तो बात है आप टाइम का प्रॉपर यूज कैसे करते हैं। कई बच्चे तो मैंने पेरेंट्स बताते रहते हैं कि खाना खाने के लिए वो 1.5 घंटा लगा देते हैं। टीवी के सामने बैठ गए, 15 मिनट 20 मिनट खाना खा रहे, आराम से चला जा रहा है, मतलब टाइम निकालने के उनके पास साधन है। जो सीरियस है उसे क्या 5 मिनट में खाना खाते हैं, ख़त्म बात। और भूख ही नहीं लगती, भूख ही नहीं लगती। कुछ लोग तो बिना खाए जिंदा रहते हैं। देखो यामिनी को बिल्कुल नहीं खाती, बिना खाए जिंदा है, हवा ले लेके। तो कुछ तो बिना खाए ही जिंदा रहते हैं। तो आराम से बाद में भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो आगे करते हैं। हम एल्कोहल की बात कर रहे थे, और क्या लिखा था आपने? ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, इसके बाद डिहाइड्रेशन लिखा आपने। डिहाइड्रेशन के मैंने आपको केसेस बताए थे, 4 केसेस। 2 केस में क्या बनता है? 2 में बनता है हॉफमैन एल्कीन, और 2 में क्या बनता है?
सेट-ज़ेप एल्कीन। जब भी एसिड मीडियम होगा तो सेट-ज़ेप मिलेगा, और अगर बेस आप डाल दें, बेस अगर आप डाल दें तो क्या बनेगा? हॉफमैन एल्कीन। रीअरेंजमेंट केवल एक ही केस में है। कौन से केस में? रीअरेंजमेंट तभी है जब कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, कार्बोकैटायन बनेगा। अब देखो भूपिंदर ने जबरदस्त प्रोडक्ट बना रखा है, मिथाइल माइग्रेट कर दिया, कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए। इसने ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है, लास्ट क्लास में जो रिएक्शन लिखी थी आपने। अब बताओ ये बन सकता है क्या? कार्बन के थोक में बॉन्ड बना दिए। अब मेरा पेन मेरा पेपर, जितने चाहे बनाओ। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। इसी डर के मारे कई बच्चे लास्ट बेंच पे बैठते हैं, ना दिखेगा ना समस्या, कितनी करते रहो। लिखो आप, आगे लिखो। मैं बात कर रहा था डिहाइड्रेशन की, एक एग्जाम्पल ले लो, इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे आपके पास ये अल्कोहल है, अगर आप इसको एसिड मीडियम में हीट करें, Al2O3 के साथ हीट करें, THO2 के साथ एंड POCl3 पायरिडीन एंड 0 डिग्री सेल्सियस काफ़ी इसमें। इन चारों केस में मेजर प्रोडक्ट बनाओ। तो रीअरेंजमेंट तो केवल कब होनी है? जब आप एसिड मीडियम में डिहाइड्रेट करें, तो इस केस में तो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनेगा, ये एल्कीन बनेगी। क्या करना है? पहले सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाएंगे, रीअरेंज करके टर्शरी बनेगा, हाइड्राइड ट्रांसफर करना, और फिर जब यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा तो यहाँ C डबल बॉन्ड C आ जाएगा, फिर सेट-ज़ेप एल्कीन मेजर एल्कीन बनेगी। बाकी किसी केस में रीअरेंजमेंट नहीं होनी। बाकी में तो सीधा है, अल्फा कार्बन से OH जाएगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा। बट Al2O3 के लिए मेजर एल्कीन कौन सी होगी? सेट-ज़ेप, ये सेट-ज़ेप विदाउट रीअरेंजिंग। THO2 में कौन सी होगी मेजर एल्कीन? हॉफमैन। और POCl3 में भी हॉफमैन। डिफरेंस समझ में आ गया डिहाइड्रेटिंग एजेंट में? रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, रीअरेंज्ड एल्कीन केवल H+ की प्रेजेंस में बनेगी। क्लियर है आप सबको? तो ये तो बात हुई अबाउट डिहाइड्रेशन। नाउ राइट डाउन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए हम दो तरह के ऑक्सीडेंट यूज करते हैं। माइल्ड ऑक्सीडेंट की बात करें पहले, माइल्ड ऑक्सीडेंट। अगर आप माइल्ड ऑक्सीडेंट लेते हैं, लिस्ट क्या है अभी बताएंगे, तो प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड में जाते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन में जाते हैं, और टर्शरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता।
तो माइल्ड ऑक्सीडेंट से अगर ऑक्सीडाइज करें तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट अगर आप लें तो प्राइमरी अल्कोहल से सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स के साथ सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और सेकेंडरी अल्कोहल है तो क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन ही बनेगा। और इसमें भी टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो सीधा कहें टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। फैन बंद कर दो। टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता। बंद नहीं किया। तो कौन सा अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा? वो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा जिसमें कार्बन बियरिंग OH मस्ट हैव एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन। ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है। जिस कार्बन पे OH ग्रुप है उस पे कम से कम क्या हो? 1 हाइड्रोजन जरूर हो। और ऐसा तभी होगा जब अल्कोहल प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। ये कंडीशन क्यों होती है? आपको मालूम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डेफिनेशन अप्लाइड है वो ये कि ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड या फॉर्मेशन ऑफ CO बॉन्ड इज ऑक्सीडेशन। CH बॉन्ड ब्रेक हो या CO बॉन्ड का फॉर्मेशन हो तो रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो हमें कम से कम एक CH को तो तोड़ना ही है, तभी वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। 2 CH तोड़े तो और ज्यादा ऑक्सीडाइज हो गया। तो आपको CH बॉन्ड तो तोड़ना ही है। इसलिए केवल प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल ही ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते। अब बोर्ड एग्जाम में भी ये आता है, आपके NCERT में अनसॉल्व प्रॉब्लम भी है। सीधे लिखते हैं कि टर्शरी अल्कोहल कुड नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, एक्सप्लेन व्हाई। छोटे छोटे 1-1 नंबर के क्वेश्चन, 2-2 नंबर के। तो क्यों ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता? तो पहले आप डेफिनेशन लिखें कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हो सकता। अब माइल्ड ऑक्सीडेंट की लिस्ट बहुत बड़ी है जो आपके सिलेबस में है, लिख लें। मैं लिमिटेड ही लिखूंगा, जो कंपटीशन में आते हैं उतने। इनमें से कुछ NCERT में है, कुछ नहीं है। जैसे कॉपर मेटल ले लें एट अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस, सिल्वर मेटल ले लें एट अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस, या सिल्वर सॉल्ट भी ले सकते हैं। सिल्वर सॉल्ट के साथ जस्ट हीटिंग करो, ये माइल्ड ऑक्सीडेंट है। आप ले सकते हैं CrO3 इन पायरिडीन, इसका नाम है कॉलिन्स रिएजेंट। आप ले सकते हैं CrO3 H2SO4 या कोई एसिड मीडियम, H2SO4 भी हो सकता है, एसिटिक एसिड भी हो सकता है, इन जनरल एसिड मीडियम, और एसीटोन सॉल्वेंट।
इस मिक्सचर को कहते हैं जोन्स रिएजेंट। CrO3 एसिड फिक्स कर दें HCl पायरिडीन, इसका नाम है PCC कहते हैं इसको। PCC मतलब पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका मिक्सचर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। बट ये अक्सर किस नाम से आता है? PCC नाम से ही आता है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या इसका एक और नाम है, इसे कहते हैं सेरेट्स रिएजेंट। ध्यान दें इसमें है क्या, CrO3 ऑक्सीडेंट है, बट ये अलग अलग एसिडिक मीडियम में है, अलग अलग बेसिक मीडियम में है। सिंपल सी बात ये है कि CrO3 माइल्ड ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है जब मीडियम का pH नियर अबाउट 7 हो। 7 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है। तो वीकली एसिडिक मीडियम हो या वीकली बेसिक मीडियम हो, तो CrO3 किसकी तरह काम करता है? माइल्ड ऑक्सीडेंट की तरह। अगर स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम कर दिया जाए तो ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता है और ये स्ट्रांग ऑक्सीडेंट बन जाता है। तो हाईली एसिडिक एंड हाईली बेसिक मीडियम दोनों में ये क्या बन जाएगा? दोनों में स्ट्रांग ऑक्सीडेंट होगा। तो ये जो अलग अलग नाम लिखे, ये सेरेट रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, इन सब साइंटिस्ट ने क्या काम किया? मीडियम का pH कंट्रोल किया बस। CrO3 तो सबने लिया, इन्होंने मीडियम का pH कंट्रोल किया। और वीक ऑक्सीडेंट रहने के लिए pH कहां पे आना चाहिए? नियर अबाउट 7, वीकली बेसिक हो या वीकली एसिडिक हो। तो CrO3 एक माइल्ड ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट माइल्ड ऑक्सीडेंट है DMSO। DMSO आप जानते हैं, ये माइल्ड ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है अल्कोहल के लिए। ये है डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। नेक्स्ट माइल्ड ऑक्सीडेंट है MnO2। MnO2 की खासियत ये है कि ये केवल एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर पाता है। इसे पाई बॉन्ड का कंजुगेशन चाहिए। ये केवल एलाइलिक और बेंजाइलिक OH को ऑक्सीडाइज कर पाता है। ठीक है। ये सारे रिएजेंट जितने भी लिखे हैं, ये सब प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज करेंगे, और टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगा इन सब से। अब ये काम कैसे करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करें? तो ध्यान दो, आप कहोगे कि मेटल तो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, फिर यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडेंट की तरह क्यों काम कर रहे हैं? तो कॉपर मेटल और सोडियम मेटल में जमीन आसमान का अंतर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और सोडियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, बिल्कुल अपोजिट है। और अगर आपको याद हो तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव किसकी होती है? गोल्ड की होती है।
मतलब मेटल्स में सबसे आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता है? गोल्ड। इन जनरल बात करें तो 11th ग्रुप के एलिमेंट कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेटल्स में एमंग हाईएस्ट है। अब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये आसानी से रिड्यूस हो सकते हैं, और जब ये आसानी से रिड्यूस होंगे तो किसकी तरह काम करेंगे? ऑक्सीडेंट की तरह। इसलिए मैंने यहां कॉपर मेटल लिखा। क्या यही रिएक्शन सोडियम मेटल की प्रेजेंस में हो सकती थी? आंसर है नो। किसी भी एस ब्लॉक के एलिमेंट की प्रेजेंस में हो सकती थी? आंसर है नो। आयरन की प्रेजेंस में भी नहीं होगी। ये क्वाइनेज मेटल्स हैं जो कंफर्टेबली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो एमंग मेटल्स 11th ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई नेगेटिव होती है एमंग मेटल्स, और गोल्ड की तो हाईएस्ट होती है। ठीक है। फर्दर ये सिल्वर सॉल्ट है। सिल्वर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होता है? सिल्वर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल भी पॉजिटिव होता है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, मतलब ये आसानी से रिड्यूस होना चाहता है। तो Ag2CO3 भी किसकी तरह काम करता है? माइल्ड ऑक्सीडेंट की तरह। और जितने भी ये CrO3 वाले आपने लिखे हैं, CrO3 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब है CrO3 का क्या होगा? केवल रिडक्शन। तो ये किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडेंट की तरह। तो कैसे काम करता है CrO3? लिख लो। ये सारे सेरेट्स रिएजेंट हो, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट हो या फिर जोन्स रिएजेंट हो, सब में CrO3 है। CrO3 कैसे काम करता है ये आप लिख लें। ऑक्सीडेशन बाय CrO3 एट डिफरेंट pH। तो अलग अलग pH पे अलग अलग होता है। मैं अभी यहाँ पे एसिड मीडियम में लिख रहा हूँ, वीकली एसिडिक मीडियम में। सबसे पहले तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगी। H+ आयन को इलेक्ट्रॉन दे देगा क्रोमियम, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिंपल केस है। इससे रिएक्ट करेगा अल्कोहल। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में देखें, बिल्कुल अंडरस्टूड है, सिंपल है। जब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो किसको लॉस होगा? क्रोमियम को। क्रोमियम को ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्या बन गया जरा देखें आप। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और इसका बॉन्ड किसके साथ बन गया? क्रोमियम के साथ। कोई प्रॉब्लम हो किसी को इसमें? हमने कोई नया स्टेप तो लिखा नहीं अब तक। पहला स्टेप यही हो सकता था एसिड बेस, पर O को न्यूट्रल करने के लिए पाई बॉन्ड ही शिफ्ट करने, और तो कुछ है नहीं। इसको लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा? ऑक्सीजन। अगला स्टेप भी ऑब्वियस सा है। अब ये पॉजिटिव ऑक्सीजन हो गई, क्या होगा? इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। इसको न्यूट्रल करेंगे
तो H प्लस फ्री होगा। H प्लस फ्री होगा तो इन तीन में से किसी भी ऑक्सीजन को आप दे सकते हैं। बट आपको मालूम है कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन मोर बेसिक होती है, तो किसको देंगे आप? डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को। एसिड बेस स्ट्रेंथ तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा। इस O पे पॉजिटिव आएगा। किसी भी एक डबल बॉन्डेड O को दे दो। आप देखें ऐसे स्टेप आप कई बार लिख चुके हैं। अभी तक जो रिएक्शन है वो नॉन रिडॉक्स है। अभी तक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया। यहां क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, और इसमें भी देख लें आप क्रोमियम के कितने बॉन्ड बने ऑक्सीजन के साथ? 1 2 4 6। अभी +6 ही है। अभी तक रिएक्शन जस्ट रीअरेंजमेंट चल रही है, इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं जा रहे हैं। बट अब रिडॉक्स स्टेप है, ध्यान दें, ये है रिडॉक्स स्टेप। कैसे होगा देखो, जब ये ऑक्सीजन न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगी तो किसको लॉस होगा? क्रोमियम को। क्रोमियम को लॉस होगा तो ये क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा। किसको लॉस होगा? ऑक्सीजन को। जब ऑक्सीजन को लॉस होगा तो इसके लिए मीडियम में H+ वापस आ जाएंगे। मतलब इस कार्बन पे H होना जरूरी है, तभी ऑक्सीडाइज कर पाएगा CrO3। क्या बन पाया देखें, ये बन गया एल्डिहाइड। दूसरा प्रोडक्ट क्या बना? दूसरा प्रोडक्ट बना Cr डबल बॉन्ड O, OH OH। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई? +4, कम हो गई +6 से। अब क्रोमियम रिड्यूस हो गया और ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया। तो एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड में। तो इस तरह से CrO3 ऑक्सीडेंट काम करते हैं। बाकी जो पायरिडीन या HCl हमने जो कुछ लिए हैं वो सब क्या कंट्रोल करने के लिए हैं? मीडियम का pH कंट्रोल करने के लिए है। क्लियर है आप सबको? तो ये तो हुआ ऑक्सीडेशन बाय CrO3 ऑक्सीडेंट। फर्दर MnO2 आपने लिखा DMSO। तो DMSO कैसे ऑक्सीडाइज करता है ये लिख लो, ये बहुत आसान है। ऑक्सीडेशन बाय DMSO बिल्कुल वैसे ही जैसे CrO3 काम करता है, बिल्कुल कॉपी कर देना है। CrO3 जैसे काम करता है वैसे ही। अगर मैं आपको नेट रिएक्शन दे दूं कि आप इसमें DMSO ऐड कर रहे हैं तो ये आपको मिलने वाला है। ये एल्डिहाइड में आ जाएगा और ये डाइमिथाइल सल्फाइड बन जाएगा प्लस वाटर। ये डाइमिथाइल सल्फाइड बनेगा। ये प्रोडक्ट बनता है। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गई, या ये कहें कि सल्फर को ऑक्सीजन का लॉस हो गया। सल्फर को ऑक्सीजन का लॉस हुआ तो क्या हो गया? इसका रिडक्शन। बिल्कुल कॉपी करना है जैसे हमने CrO3 के लिए लिखा। एक एक पॉइंट कॉपी करते हैं, एक एक पॉइंट कॉपी करना है। आप देखें, ये है डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। सबसे पहले क्या काम करेंगे? ऑक्सीजन लोन पेयर कंटेनिंग एटम है, इसकी प्रेजेंस में हेटेरो पाई बॉन्ड तोड़ देना। और तो कुछ है नहीं, यहाँ पे कोई एसिड तो लिया नहीं हमने।
और कुछ हो नहीं सकता। एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है हेटेरो पाई बॉन्ड का टूटना। हेटेरो पाई बॉन्ड किसकी प्रेजेंस में टूटता है? न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में। बिल्कुल सिंपल है। बात है अगले स्टेप की, आप वो भी कॉमन लिखेंगे। क्या करना अगले स्टेप में? यहां से H फ्री करना, तो O न्यूट्रल हो जाएगा, और ये O माइनस को प्रोटॉन दे दो तो वो भी न्यूट्रल हो जाएगा। ये अपने आप स्पॉन्टेनियसली स्टेप हो जाएगा। ये तो दोनों ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गए। अभी तक रिएक्शन नॉन रिडॉक्स है। अभी तक सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया। अगला स्टेप रिडॉक्स है। कैसे हुआ होगा आप बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं। कैसे कॉपी करना है आपको, बस थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है, वो हर एक जगह इतना तो चलता होना ही चाहिए, 100% सेम नहीं होते। होगा क्या, इसमें एक एटम से ऑक्सीजन बाहर आएगा। अब आपको ये स्टेप होता क्यों है, पॉइंट क्या है इसमें दिक्कत, कि एक ये ऑक्सीजन लॉन पेयर कंटेनिंग एटम, ये भी ऑक्सीजन लॉन पेयर कंटेनिंग एटम। सल्फर के पास भी एक लॉन पेयर होता है, सल्फर के पास भी एक लॉन पेयर होता है, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो ये सब इतना रिपेल करते हैं कि अपने आप ही ये टूटता रहता है, रीअरेंज होता है। क्या होगा इसमें ये देख लें आप। यहां से OH बाहर जाएगा तो सल्फर को लॉस होगा, सल्फर को लॉस होगा तो सल्फर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ध्यान रखना, मीडियम में मिथाइल कार्बोकैटायन कभी फ्री नहीं करते। तो यहां से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, किसको लॉस हो जाएगा? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को लॉस होगा तो यहां से आप H फ्री कर देंगे। एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड में। यहां से H प्लस और यहां से OH मिलके क्या बन जाएगा? वाटर, साथ में डाइमिथाइल सल्फाइड। एल्कोहल किस में आ गया? एल्डिहाइड में। तो जिस तरह से हमने रिएक्शन Cr डबल बॉन्ड O पे लिखी, बिल्कुल वैसे ही किस पे लिखना? S डबल बॉन्ड O पे। क्लियर है आप सबको? और MnO2 तो स्पेसिफिक है, कौन सी पोजीशन के लिए है? बेंजाइल एंड एलाइल पोजीशन के लिए है। बेंजाइल एंड एलाइल पोजीशन के लिए। बेंजाइल एलाइल ये सब इनसे तो ऑक्सीडाइज हो ही जाते हैं, जो ये रिएजेंट आपने लिखे हैं इससे पहले जितनी भी लिस्ट लिखी है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास मान लीजिए ये अल्कोहल है, आपके पास ये अल्कोहल है और आपने इसमें ऐड कर दिया से PCC ऐड कर दिया, PCC ऐड कर दिया, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या मिलेगा आपको? तो ये अल्कोहलिक साइट कौन सी है? प्राइमरी। ये कौन सी है? सेकेंडरी। और ये कौन सी है? टर्शरी। पीसीसी तो माइल्ड ऑक्सीडेंट होता है, चाहे माइल्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो। टर्शरी को तो ऑक्सीडाइज होना नहीं है। जो प्राइमरी अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में आ जाएगा
और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में। कोई दिक्कत तो बताओ किसी को। और अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, मान लीजिए बेंजीन रिंग है और आपको ये 2 अल्कोहल दे रखे हैं, इसमें MnO2 डाल दिया, बताओ क्या मिलेगा? अब ये दोनों प्राइमरी हैं, बोथ आर प्राइमरी। MnO2 किसके लिए काम करता है? बेंजाइलिक और एलाइलिक। तो ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, बट ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। MnO2 के लिए चाहिए कि जो C डबल बॉन्ड O बने वो कंजुगेट पोजीशन पे आए। तो बेंजाइलिक पोजीशन पे OH ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, एलाइलिक पोजीशन का ऑक्सीडाइज होगा। ऐसे भी दे सकते हैं, मान लीजिए आपको ये कोई कंपाउंड गिवन है, इसमें MnO2 डाल दिया, कौन ऑक्सीडाइज होगा बताओ? बिल्कुल आसान है। जो डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन होता है वो एलाइलिक है, तो केवल एलाइलिक OH ऑक्सीडाइज होगा। C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड C कंजुगेट पोजीशन पे होने चाहिए। आज समझे? तो ये सब माइल्ड ऑक्सीडेंट हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। एक और है रिएजेंट जो प्रैक्टिकल भी है, अल्कोहल के टेस्ट फॉर्म में भी इसका यूज करते हैं। वो रिएजेंट है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, CAN लिखते हैं, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। CAN। इसका यूज अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए भी करते हैं, साथ ही ये माइल्ड ऑक्सीडेंट भी है। NH4 होल ट्वाइस CeNO3 होल 6, ये इसका फॉर्मूला है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, यही लिखा आएगा सीधे सीधे। ये माइल्ड ऑक्सीडेंट है। प्राइमरी अल्कोहल मतलब जैसे 1 ब्यूटेनॉल, इसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल दें तो ब्यूटेनॉल मिल जाएगा। अगर 2 ब्यूटेनॉल हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल दें, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बट ये जो प्रोडक्ट बने इसके साथ साथ एक रेड कलर कॉम्प्लेक्स भी बनता है। ये एक रेड कलर कॉम्प्लेक्स मिलता है पहले, और साथ में अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके इसमें आता है। वो रेड कलर कॉम्प्लेक्स क्या है? तो ROH होल ट्वाइस CeNO3 होल 4, ये रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है।
तो ये अल्कोहल के लिए टेस्ट भी है और साथ में ऑक्सीडेशन भी होगा, तो एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की। ये क्वेश्चन सीधे टेस्ट के फॉर्म में ही आता है। कैसे वो टेस्ट के फॉर्म में पूछते हैं? जैसे वो कहें कि आपके पास कोई C4H8O नाम का मॉलिक्यूल है और ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालने पर रेड कलर देता है, बताओ ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? बिल्कुल ऐसे ही आएगा। अब इसका स्ट्रक्चर जानने के लिए मैंने आपको बताया एक सिंपल पॉइंट। आज मैंने 2 क्वेश्चन इसी पे ही दिए थे प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, कि जब भी कोई प्रॉब्लम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्म में दी जाए, सबसे पहले क्या करना चाहिए? पाई बॉन्ड निकालना चाहिए। जैसे ही आप ये काम करेंगे आप प्रॉब्लम 100% सॉल्व कर लेंगे। बगैर पाई बॉन्ड निकाले आप करेंगे, आप गारंटी है कि नहीं कर पाएंगे। आप करेक्ट स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते अगर बिना पाई बॉन्ड निकाले आप करेंगे तो जिसको ये बात दिमाग में बैठी है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है, पहले मुझे पाई बॉन्ड निकालने चाहिए, तो आप आंसर कर लेंगे, आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती। पाई बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, निकाले पाई बॉन्ड। कितने आए पाई बॉन्ड? 1 पाई बॉन्ड आया। 1 पाई बॉन्ड आया। ठीक है, अब 1 पाई बॉन्ड की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन ऑक्सीजन के बीच। कार्बन ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड नहीं है, ये गारंटी है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब ये अल्कोहल है, तो CC पाई बॉन्ड होगा, CC पाई बॉन्ड होगा। अब अगर मान लीजिए ऐसे लिख दिया कि ब्रोमीन वाटर से तो ये रिएक्ट ही नहीं करता, या ब्रोमीन से तो रिएक्शन ही नहीं होती, ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब है इसमें पाई बॉन्ड भी नहीं है। इसका मतलब क्या? फिर रिंग होगी। पाई बॉन्ड अगर नहीं है तो फिर क्या होगी? रिंग होगी। ब्रोमीन से रिएक्ट ना करने का मतलब है कि इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, और अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो उसके इक्विवेलेंट क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में? रिंग। 2 H कम करके रिंग भी बना सकते हैं, एल्केन के 2 H कम करके पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो अगर साथ में ये लिखा हो कि ब्रोमीन से तो रिएक्ट ही नहीं करता, अब ऑप्शन में वो क्या देंगे आपको? ऑप्शन में ऐसे दे देंगे कि भाई एक ये भी है अल्कोहल और एक अल्कोहल ये भी है, एक तीसरा अल्कोहल ये भी है। इन तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बनेंगे, सेम बनेगा। करेक्ट आंसर कौन सा है स्ट्रक्चर में? करेक्ट आंसर है ये साइक्लोब्यूटेनॉल। ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ब्रोमीन से रिएक्ट नहीं कर रहा, तो CC पाई बॉन्ड हो नहीं सकता। 3 मेंबर्ड रिंग भी नहीं हो सकती। आपको पता है 3 मेंबर्ड रिंग पे ब्रोमीन ऐड हो जाता है, 3 मेंबर्ड रिंग का हाइड्रोजनेशन हो जाता है, 3 मेंबर्ड रिंग का सिग्मा बॉन्ड किसके इक्विवेलेंट होता है? पाई बॉन्ड के। साइक्लोप्रोपेन ऐसा मॉलिक्यूल है जो एल्कीन की तरह काम करता है। इसका आप हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, इसमें आप HBr ऐड कर सकते हैं, इसमें आप Br2 ऐड कर सकते हैं। ये किसकी तरह काम करता है? लाइक एन एल्कीन। CC सिग्मा बॉन्ड इसका बहुत वीक बॉन्ड होता है, तो साइक्लोप्रोपेन पे आप एडिशन रिएक्शन लिख सकते हैं।
केवल साइक्लोप्रोपेन पे, साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन नहीं। तो ब्रोमीन से रिएक्ट ना करना मतलब पाई बॉन्ड नहीं है और 3 मेंबर रिंग भी नहीं है। अब आज आपको जो मैंने प्रॉब्लम दी थी वो एक लाइन की प्रॉब्लम थी। मैंने कोई नाइट्रोजन कंपाउंड दिया था और ये कहा था कि वो 1 मोल से रिएक्ट करता है, 1 मोल से रिएक्ट करता है। तो 2 ऑप्शन बनते उसमें, या तो साइक्लिक एमीन है या ओपन चेन है, पर है टर्शरी, क्योंकि 1 मोल हैलाइड से रिएक्ट कर रहा है। तो टर्शरी 1 मोल से रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट होता? क्वाटरनरी में। अब दोनों टर्शरी बना के देखते अगला प्रोडक्ट। अगले प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दे रखा था, आपको बस एक स्टेप में मैचिंग हो जाती, तुरंत आंसर था। ठीक है, तो लिखो आप, इसको समझ में आ गया आपको? तो कौन कौन इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? ये तो बात लिखी आपने प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडेंट के साथ, कोई दिक्कत है इसमें? बट एक केस और लिख लो, एक केस बच गया। जैसे टर्शरी अल्कोहल आपके पास है, टर्शरी अल्कोहल में जब आप इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं कॉपर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में, सिल्वर की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीडेशन तो नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होता। बट टेम्परेचर इतना ज्यादा है, 300 इज क्वाइट हाई, केल्विन में देखें तो 573 केल्विन, टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि ये अल्कोहल डिहाइड्रेट हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, ऑक्सीडाइज होने की जगह इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है और एल्कीन मिलती है। अल्फा कार्बन से OH जाएगा और किसी बीटा कार्बन से H जाएगा। ये जस्ट थर्मल डिकम्पोजिशन जैसा है, थर्मल डिकम्पोजिशन, बाकी और किसी में नहीं होगा। ध्यान रखना, कॉपर और सिल्वर जब आप 300 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं तभी डिहाइड्रेशन होगा, ऑक्सीडेशन तो फिर भी नहीं हुआ। तो केवल कॉपर और सिल्वर के साथ जब आप हीट करें अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस तो टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज तो हो नहीं पाते बट डिहाइड्रेट हो जाएंगे ड्यू टू हीटिंग, नथिंग एल्स। इसमें कॉपर का कोई रोल नहीं है, इसमें जो कुछ है वो कौन कर रहा है? काम कर रहा है हीट। कॉपर तो जस्ट एक सपोर्टिंग मान सकते हैं आप। सपोर्टिंग इन व्हाट सेंस? कॉपर के पास वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल होते हैं एम्प्टी, तो कॉपर जस्ट इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचने लगता है, तो कॉपर CO बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प कर देता है। D ब्लॉक के एलिमेंट आप जानते हैं सबके पास क्या प्रेजेंट होता है? एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी तो पहचान ही यही है। ठीक है, तो केवल सिल्वर और गोल्ड के साथ होगा, सिल्वर और कॉपर दो ही सिलेबस में, गोल्ड को लिखना नहीं। वैसे गोल्ड भी यही काम करता है पर आता नहीं, इसलिए अननेसेसरी लिखना नहीं। ये समझ आ गया इतना आपको? नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। लिखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट अगर आपके पास है तो क्या होगा? तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट से प्राइमरी अल्कोहल सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एसिड में। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होते कौन है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है जैसे KMnO4, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, या फिर K2Cr2O7, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम और हीट। ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है।
बस यही दो आपके सिलेबस में है, बार बार यही आते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल सीधे किस में कन्वर्ट कर दो आप, कार्बोक्सिलिक एसिड में। प्राइमरी अल्कोहल सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा। सेकेंडरी अल्कोहल क्या देंगे, कीटोन। टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते। अब ये जो KMnO4 और K2Cr2O7 की रिएक्शन से ये आपके सिलेबस में है, डी ब्लॉक में भी ये दोनों सब्सटेंस आपके सिलेबस में है, KMnO4 भी है और K2Cr2O7 भी है। तो इसमें कई क्वेश्चंस आते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन में बनते हैं, रिडॉक्स प्रॉब्लम बना लेते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास मान लीजिए ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है आपके पास इम्बैलेंस्ड है। इस बैलेंस रिएक्शन में MnO4 माइनस का कॉफिशिएंट बताओ, RCH2OH का कॉफिशिएंट बताओ, या ये कह देंगे कि इसके बैलेंस रिएक्शन में इसका कॉफिशिएंट A है, इसका B है, A/B बताओ कितना। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। प्रोडक्ट तो कोई भी बता देगा कि ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है, एसिड बन जाएगा। ऐसे भी इसको पूछा जा सकता है कि बताइए 1 मोल KMnO4 कितने मोल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। Number of moles of alcohol oxidized by 1 mole KMnO4 in acid medium। बताओ क्या वैल्यू आएगी। इंटीजर टाइप भी बना सकते हो, जैसे चाहे क्वेश्चन सेट कर दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल KMnO4 इन एसिड मीडियम। प्रॉब्लम इस तरह से आनी है, और ये प्रॉब्लम हार्डली 30 सेकेंड्स की है अगर आपको थोड़ा बहुत रिडॉक्स आता है तो। कैसे है हार्डली 30 सेकेंड की? अगर आपसे कहें कि बताइए कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आया, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आया अगर ये अल्कोहल से एसिड बनता है, तो देखो बिल्कुल आसान है। CC बॉन्ड के लिए ऑक्सीडेशन नंबर 0, CH बॉन्ड के लिए -1 क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, CH एक और है -1, CO के लिए +1। क्या होगी नेट ऑक्सीडेशन नंबर? -1। राइट हैंड साइड देखो, CC बॉन्ड के लिए 0, C डबल बॉन्ड O के लिए +2, C सिंगल बॉन्ड O के लिए +1। क्या ऑक्सीडेशन नंबर हो गई? +3। हमने कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ली, और इसमें तो बताने की जरूरत है नहीं कि Mn की +7 होती है, और यहाँ Mn +2 फॉर्म लिखा ही है सीधा। एसिड मीडियम में Mn +2 फॉर्म में आता है। तो एक लाइन में कैसे आंसर होगा? आप सीधे लिखें ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अल्कोहल इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। ग्राम इक्विवेलेंट्स दोनों के बराबर होंगे, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ग्राम इक्विवेलेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। तो सीधा एक लाइन में क्या लिखेंगे, ध्यान दो। ग्राम इक्विवेलेंस निकालने का फॉर्मूला है मोल्स इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एक फॉर्मूला ये भी होता है, मोल्स इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मान लेते हैं अल्कोहल के A मोल्स हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज यहाँ देख लो -1 से +3,
4 यूनिट का चेंज, KMnO4 के मोल्स मान लिए B, क्या चेंज आया 5 यूनिट का, +7 से +2, तो A/B कितना आ गया बताओ 5/4। आगे चल, तो बिल्कुल आसान है ये करना। तो जो मैंने इसके साथ किया KMnO4 के साथ, वैसे ही आप किसके साथ सोच सकते हैं K2Cr2O7 के साथ, बिल्कुल सेम तरीके से। क्लियर है यहाँ तक आप सबको? तो ये तो बात हुई अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल के अब तक आप 2 टेस्ट तो कर चुके हैं। कौन से 2 टेस्ट कर चुके हैं? एक तो ल्यूकास टेस्ट आपने किया था एल्काइल हैलाइड प्रिपरेशन में, प्राइमरी एल्कोहल लॉन्ग टाइम के बाद 1 to 2 आवर्स के बाद वाइट टर्बिडिटी देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल 5 to 10 मिनट्स, टर्शरी अल्कोहल इमीडिएटली देते हैं। तो आप डिफरेंस भी कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में। दूसरा टेस्ट है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, इसकी हेल्प से डिफरेंस नहीं कर सकते, बट ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, एल्कोहल। एक और टेस्ट है आपके सिलेबस में, लिखो विक्टर मेयर टेस्ट, टेस्ट फॉर एल्कोहल में। एक और लास्ट वन लिखो, विक्टर मेयर टेस्ट। इसकी हेल्प से आप प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों एल्कोहल कंफर्म कर सकते हैं। तीनों एल्कोहल के लिए है ये, और यू कैन डिस्टिंग्विश एल्कोहल आल्सो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसका याद रखने का तरीका है, इसे RBC टेस्ट भी कह सकते हैं आप। R फॉर रेड, B फॉर ब्लू एंड C फॉर कलरलेस। इसे RBC टेस्ट भी कह सकते हैं। मतलब क्या है, इस टेस्ट के एंड में टेस्ट परफॉर्म करें, क्या करना है बताएंगे अभी, बट लास्ट में अगर आपको रेड कलर मिलता है तो समझ लीजिए कि अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी। ब्लू कलर मिलता है इन द एंड ऑफ द टेस्ट तो सेकेंडरी, और कलरलेस सॉल्यूशन मिले इन द एंड ऑफ द टेस्ट तो टर्शरी। तो टेस्ट के एंड में कौन सा कलर आपको मिला, बेस्ड ऑन दैट हम बता सकते हैं कि अल्कोहल क्या है। क्या करते हैं इस टेस्ट में, ये सीक्वेंस भी पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि इसमें कई रिएजेंट ऐड करते हैं, इसमें कई रिएजेंट ऐड करते हैं। सीक्वेंस भी ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। क्या करते हैं देख लें आप, तो बाकी आप खुद ही समझ जाएंगे। जैसे मेरे पास ये प्राइमरी अल्कोहल है, सबसे पहले इसमें HI ऐड करेंगे। आप रिएक्शन सारी लिख चुके हैं, रिएक्शन में कुछ नया नहीं है। HI ऐड करें, एसिड ऐड करते ही अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटता है, CO बॉन्ड। अल्कोहल का CO बॉन्ड टूटता है एसिड को ऐड करते ही। अगर आपके दिमाग में ये बात देखते ही आती है, मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लिख लिख के पढ़ रहे हैं, अदरवाइज तो आप आज पढ़ो कल भूल जाओगे। आपको पता है PCl5O, PCl3O, SOCl2O, हमने पूरी भूमिका यहीं से बनाई थी कि अल्कोहल का CO बॉन्ड कैसे हम तोड़ सकते हैं। डायरेक्ट तरीका था और एक इनडायरेक्ट तरीका था। डायरेक्ट तरीके में तो आप सीधे एसिड डाल दो तो आप CO बॉन्ड अल्कोहल का तोड़ सकते हैं। एल्काइल आयोडाइड बना लिया, इसमें आप ऐड करो AgNO2। AgNO2 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा आयोडीन की जगह NO2 आ जाएगा। सिंपल स्टेप है सब्स्टिट्यूशन।
बट आपको ये कई बार बताया है कि NO2 का स्ट्रॉन्ग -M इफेक्ट होता है, और जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो CH बॉन्ड में कौन सा करेक्टर होता है? एसिडिक करेक्टर होता है। तो NO2 लाया गया इन हाइड्रोजन्स को एसिडिक बनाने के लिए। इसमें आप ऐड करते हैं HNO2, तो ये एसिडिक H रिएक्ट कर जाता है। ये एसिडिक H रिएक्ट करके क्या देंगे? देखो इधर, ये दोनों H और इसका एक ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर फॉर्म में बाहर जाता है, और ये बनता है डबल बॉन्ड NOH। इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड, और ये नाइट्रोलिक एसिड ब्लू कलर का होता है। नाइट्रोलिक एसिड क्यों कहते हैं इसको? एसिड नाम क्यों आया? एसिड क्यों है ये? क्योंकि ये OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड की H एसिडिक है। आप देख सकते हैं H+ अगर हटा दें, O पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और पड़ोस में क्या है? डबल बॉन्ड, तो डीलोकलाइज हो जाएगा। तो एक तो ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो जैसे H2SO4 में होता है OH बॉन्ड, वैसा ही है। तो ये OH एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए नेम में भी क्या आ गया? एसिड आ गया। ये ब्लू कलर का होता है। तो ये सीक्वेंस तक आया हुआ है, और इसमें एक और रिएजेंट फाइनली ऐड करते हैं, वो है बेस, NaOH या KOH। बेस डालेंगे तो कौन सी हाइड्रोजन जाएगी? एसिडिक। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है? OH बॉन्ड की, तो ये सॉल्ट बन जाएगा। ये OH और ये H वाटर फॉर्म में बाहर जाएंगे। बेस से OH आएगा, एसिड से क्या आएगा? H, वाटर बन जाएगा। एसिड और बेस की रिएक्शन तो यही होती है, प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये जो सॉल्ट है ये रेड कलर का है। तो फाइनली आपको रेड कलर मिला, तो समझ लीजिए कि अल्कोहल कौन सा था? प्राइमरी। अगर आपको इन द एंड रेड कलर मिलता है तो अल्कोहल कौन सा? प्राइमरी। अब सेम सीक्वेंस में रिएजेंट ऐड करो सेकेंडरी अल्कोहल में, देखो कहां तक पहुंचते हैं। सेम सीक्वेंस में सेकेंडरी अल्कोहल में रिएजेंट ऐड करो। तो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देख लें आप। बस एक H की जगह क्या कर देना? R कर देना। एक H की जगह आपको एल्काइल ग्रुप दिखाई पड़ेगा। अब यहां देखें, बाद में लिखना, देखो इधर, ये जो प्रोडक्ट बना इसमें एक ही H है एसिडिक। तो अब क्या होगा? जो HNO2 आपने डाला, HNO2 से OH ग्रुप आता है और यहां से H आता है, तब वाटर बनेगा। एक ही H एसिडिक बचा इधर। तो ये जो प्रोडक्ट बना, इस पे एक तो एल्काइल ग्रुप है, और होगा क्या? यहां से OH आएगा, यहां से H आएगा, तो N का बॉन्ड बनेगा कार्बन के साथ और डबल बॉन्ड हो। क्या ये एसिड है? नहीं है, एसिड नहीं है, बट कलर इसका ब्लू ही होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड है नहीं है, बट उसके जैसा कलर है, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड, कलर मैचिंग के चलते। जैसे हमारी कंट्री में कई स्यूडो अंग्रेज हो गए, अंग्रेजों जैसे उनके कलर हो गए, तो वो अंग्रेज तो है नहीं, तो वो क्या हो गए? स्यूडो अंग्रेज।
तो सूडो नाइट्रोलिक एसिड भी ब्लू कलर का होता है। क्या बेस डालने पे इसके ब्लू कलर में कोई चेंज आएगा? क्या बेस इससे रिएक्ट करेगा? कोई एसिडिक H तो है नहीं, NO2 के पड़ोसी कार्बन पे H नहीं है, N डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कहीं H नहीं है, तो बेस डालने पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, ब्लू कलर मेंटेन रहेगा। तो कौन सा अल्कोहल है ये? सेकेंडरी। इसका एंड प्रोडक्ट है सूडो नाइट्रोलिक एसिड। और अगर ये टर्शरी अल्कोहल है तब क्या होगा सोचो। अब तो इस पे कोई H ही नहीं बचा। टर्शरी अल्कोहल है तब क्या होगा? H की जगह R लिखते जाओ। क्या HNO2 के साथ रिएक्शन होगी? क्या ब्लू कलर आएगा? आंसर है ब्लू कलर तक भी नहीं आना। यहां तो रिएक्शन ही नहीं होनी, यहीं पर रिएक्शन रुक जाएगी, क्योंकि इसमें तो कोई एसिडिक H है ही नहीं। तो इस केस में तो सूडो नाइट्रोलिक एसिड भी नहीं बन पाया, ब्लू कलर भी नहीं आया। आगे आप बेस डालोगे तो भी रिएक्शन नहीं होनी, क्योंकि इसमें एसिडिक H तो है नहीं। तो टर्शरी अल्कोहल केस में आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा केवल कलरलेस सॉल्यूशन, वो भी टर्शरी कार्बन पे NO2 हो। समझ में आ गया आप सबको? तो ये टेस्ट कहलाता है विक्टर मेयर टेस्ट। तो 3 टेस्ट आपने अल्कोहल के लिए लिख लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड टेस्ट आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, वो लिखेंगे, कहेंगे राइट 2 टेस्ट और 1 टेस्ट फॉर अल्कोहल। तो इन 3 में से आप किन्हीं भी 2 को लिख सकते हैं, एक पूछा तो एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। सेकंड लिख लो डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब 2 OH ग्रुप हो तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट केस तो रह गया, उसमें का टाइम लग जाएगा, अभी नहीं। अभी मोनोहाइड्रिक में एक और ऑक्सीडेशन रह गया। रिएक्शन का नाम है हेलो फॉर्म रिएक्शन।